जी हाँ, ये फैक्ट है, ऐसा ही होता है। आज जितने भी ट्रेडर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ना, एमसीएक्स मार्केट में या स्टॉक मार्केट में, वो अपने घर पे बता नहीं पाते हैं मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और आपने अभी मिशन की बात की थी, तो मैं बता दूं आपको, हमारा मोटिव सिर्फ एक ही है कि हमारे यहाँ से कोई अगर सीख के जाए तो अपने घर पे प्राउडली कह सके कि हाँ मैं ट्रेड करता हूँ और ये मेरी 1 मंथ की कमाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव राज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पिंगाक्स ट्रेडिंग में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में आप लोगों के द्वारा पूछे गए सभी सवालों का, मोस्टली सभी सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, टाइम निकाल कर इसको समझने की कोशिश कीजिए और आप देखेंगे इस वीडियो को पूरा फॉलो करने के बाद आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स बहुत बेटर हो जाएंगे। दोस्तों, आज आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही कॉमन सवाल को डिस्कस करना चाहता हूं, और जो सवाल मुझे मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स ने आज मैसेजेस के थ्रू मेरे से पूछा है। सवाल का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई परेशानी, उसके पीछे छिपा हुआ कंफ्यूजन मैं साफ देख पा रहा था। आज मोस्टली ट्रेडर्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर, ये मार्केट का एकदम टर्न अराउंड जो आप देख रहे हैं, जो लेवल्स मॉर्निंग में लग रहे थे कि वो अचीव हो सकते हैं नीचे के, हालांकि मैंने भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था कि आज नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं, बट वो टर्न अराउंड मार्केट का जब हुआ तो समझ में आ गई कि आज जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का लो था वो इतने इंपॉर्टेंट, ये इतने क्रूशियल लेवल पे था, बिना उसके टूटे नीचे के लेवल्स अब अचीवेबल नहीं लग रहे हैं, कम से कम आज की डेट में। तो दोस्तों, मैंने उन सबको एक ही जवाब दिया कि इतने समय से मार्केट में ट्रेडिंग करते करते आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के प्राइसेस को पढ़ने के लिए और उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए आप कुछ भी यूज करते हैं, किसी भी तरह का चार्ट यूज करते हैं, तो उन चार्ट्स पर इस तरह के टर्न अराउंड्स आपको अगर हैरान कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन चार्ट्स को पढ़ने का तरीका ही गलत है। और उनके बिना बताए मैं समझ सकता हूं कि ये गलती कहां पर हो रही है। मोर देन 80% ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि जब वो अपने चार्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, किसी भी लेवल तक क्यों ना पहुंच जाएं, उन चार्ट्स के साथ पढ़ते पढ़ते वो कुछ 2 या 3 या 4 टेक्निकल इंडिकेटर्स लगाते हैं और साथ में कुछ मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर्स देखते हैं। तो पूरे चार्ट को कलरफुल करके सिर्फ ये पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं कि कब एमएसीडी ने क्रॉसओवर दिया, कब आरएसआई ओवरबॉट से ओवरसोल्ड और ओवरसोल्ड से ओवरबॉट हो गई, कब सुपर ट्रेंड ने सेल या बाय दिया, कब कौन सी मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया। ये सब चीजें देखते देखते सिर्फ और सिर्फ इसका एंड रिजल्ट क्या होता है दोस्तों? सिर्फ कंफ्यूजन। क्योंकि इस तरह के chaotic माहौल में सिर्फ एक ही चीज पैदा हो सकती है और वो है कंफ्यूजन। और इस कंफ्यूजन से जो रिजल्ट निकलता है वो होता है 3:30 बजते बजते एक रेड कलर का बड़ा पीएनएल। तो इस कंफ्यूजन भरे माहौल में अगर आप प्राइस को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं या प्राइस को देख नहीं पा रहे हैं और प्राइस की आप सुनना ही नहीं चाहते, तो इसमें प्राइस की कोई गलती नहीं है। जब वो प्राइस किसी पर्टिकुलर रेंज में ट्रैप होकर कोई भी एक साइड पकड़ना स्टार्ट करता है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये प्राइस अब इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा और आप उसी प्राइस के साथ साथ उसी के पीछे चलना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी टाइट ट्रेंड में फंसी हुई मार्केट के बाद अगर प्राइस ने आपको ऊपर की तरफ का एक रेजिस्टेंस तोड़ते हुए बाई का सिग्नल दिया है, तो आपको सिर्फ यही लगेगा कि यहां से मेरे को बाई करने पर बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। और वही टाइट रेंज की मार्केट ने अगर नीचे की तरफ का कोई ब्रेकडाउन सिग्नल दिया है, तो आप हमेशा यही प्रेडिक्ट कर पाएंगे इस प्राइस के नीचे जाते हुए मेरे को सेलिंग स्टार्ट करनी है और उसके नीचे में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाऊंगा। बिकॉज वहां पे आपको आपके इंडिकेटर्स, चाहे वो एमएसीडी हो, चाहे वो सुपर ट्रेंड हो, चाहे वो मूविंग एवरेजेस हैं, ये सब चीजें आपको बाय या सेल के सिग्नल्स दे चुकी है। बट जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप दिल पर हाथ रख के बताइए, ऐसा 10 में से कितनी बार होता है कि जब आपको ये सारे ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स लास्ट में लॉस करवाते हैं और वो एक फेक ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स प्रूव होते हैं। मोर देन 60% केसेस में दोस्तों ये ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स फेल ही होते हैं। और ये फेलियर क्यों होता है दोस्तों? बिकॉज एक टाइट रेंज में चलने के बाद मार्केट जिस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करती है, वो डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैप करने के लिए बनाई गई थी। और ये ट्रैपिंग आपको वही लोग कर रहे हैं जो कि मार्केट में एक बहुत अच्छा और स्मार्ट मनी लेकर बैठे हैं। और इन सभी ट्रैप से बचने का एक फुल प्रूफ तरीका मैंने अपने एक वीडियो में डिस्क्राइब किया था। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा और सेम वीडियो का एक लिंक इस स्क्रीन पर फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो चलिए बात करते हैं इसके बाद आने वाले सीन की। जब एक बार ट्रेडर इन सभी चीजों में ट्रैप होने के बाद लॉस बुक करता है, उसके बाद वो कभी ये नहीं सोचता कि मेरे को टेक्निकल इंडिकेटर्स आज के बाद यूज नहीं करने हैं।
उसका सबसे पहला डिसीजन ये होता है कि ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स मैंने लगाए हैं इनकी वैल्यूज को चेंज करके देखते हैं, या फिर जो मूविंग एवरेजेस लगाई हैं वो हो सकता है क्रॉसओवर हो 9 या 21 का या 9 या 15 का, हो सकता है मैं इनकी वैल्यूज को चेंज करूंगा तो अगली बार ये रिजल्ट नहीं आएगा, हो सकता है मैं अगली बार प्रॉफिट कर पाऊं। वो सभी टेक्निकल इंडिकेटर्स को सभी पॉसिबल वैल्यूज को लगा लगा कर बार बार लाइव मार्केट में चेक करता रहता है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं दोस्तों मेरे को, तो बोलते हैं सर MACD की बेस्ट वैल्यू क्या रहती है, सर सुपर ट्रेंड में कौन सी वैल्यू लगानी चाहिए, सर RSI 40-60 ज्यादा अच्छी होती है या 70-30। बिकॉज एक ट्रेडर का दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं है बिना टेक्निकल इंडिकेटर्स के या बिना मूविंग एवरेजेस के भी प्राइस को पढ़ा जा सकता है। वो लॉस होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज में ही गलती निकालता रहता है। वो अपना पूरा समय सिर्फ चार्ट्स में ये देखने पर पास करता है कि कौन सी ऐसी वैल्यू किसी टेक्निकल इंडिकेटर में लगाई जाए जो वो हर समय प्रॉफिट दे, और उस टेक्निकल इंडिकेटर को कौन सी मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के साथ मैच किया जाए कि दोनों ही कंडीशंस बिल्कुल परफेक्ट होंगी तब मैं ट्रेड लूंगा, उससे पहले नहीं लूंगा। तो ऐसा करते करते दोस्तों उसकी स्क्रीन पर 2 से 3 से 4 और 4 से 5 इंडिकेटर्स लगते रहते हैं। उसका कंफ्यूजन और लॉस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और एक ट्रेडर की साइकोलॉजी दोस्तों हमेशा उसको यही समझाती है कि गलती मार्केट में नहीं है, गलती किसी टेक्निकल इंडिकेटर में नहीं है, गलती मुझ में खुद में है, जो कि मैं इस टेक्निकल इंडिकेटर को सही से यूज नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मुझे ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन सी मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर बेस्ट रहता है। इसीलिए वो डेली 3:30 के बाद सिर्फ एक ही चीज ढूंढने की कोशिश करता है, तरह तरह के सर्च इंजन पे जाकर, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सिर्फ एक ही चीज देखता है, बेस्ट टेक्निकल इंडिकेटर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, बेस्ट मूविंग एवरेजेस फॉर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। आप कभी देखिएगा गूगल पर डालकर बेस्ट टेक्निकल इंडिकेटर ही डालेंगे तो आपको बिल्कुल वही सेम रिकमेंडेशंस आपको गूगल देने लग जाएगा। बिकॉज बहुत सारे ट्रेडर्स ने इसको सर्च किया है, इसका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है। और इसके अपोजिट दोस्तों हाउ टू ट्रेड विदाउट टेक्निकल इंडिकेटर्स, इसका सर्च वॉल्यूम ना के बराबर है। बिकॉज हर ट्रेडर ये सोचता है कि मेरे को एक टेक्निकल इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेजेस ही ऐसी चीज है जो कि उस मार्केट में मुझे प्रॉफिट कमा के दे सकती है। और जब मैं इन सभी ट्रेडर्स को समझाने की कोशिश करता हूं कि इस तरह से चार्ट रीडिंग मत कीजिए, आप सिर्फ कैंडलस्टिक यानी कि प्राइस को फॉलो कीजिए, इस तरह की टेक्निकल एनालिसिस कीजिए जिसमें कि किसी और की दखल अंदाजी ना हो, चाहे वो कोई इंडिकेटर हो, चाहे वो कोई एवरेज हो। तो मुझे जवाब ये मिलता है कि सर इस तरह की टेक्निकल एनालिसिस तो हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर जब मैं उनको समझाता हूँ कि असल में टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है, तो धीरे धीरे उनको समझ में आने लगती है असल में टेक्निकल एनालिसिस वो नहीं है जो वो कर रहे थे। कोई भी एनालिसिस ये नहीं कहती कि उसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स का और मूविंग एवरेजेस का यूज करना मैंडेटरी है। आप सिर्फ भाव को यानी कि प्राइस को पकड़कर भी एनालिसिस कर सकते हैं। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे से लर्निंग प्रोग्राम्स कंप्लीट कर चुके हैं या फिर जो अभी कर रहे हैं, या कोई भी मेरे फॉलोअर्स जो कि मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं या फिर मेरे से रेगुलर टच में हैं, उन सबको मालूम है कि इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेजेस को यूज करने का सबसे बड़ा लॉस आपकी कैपिटल को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों एक्चुअली है क्या ये टेक्निकल एनालिसिस, क्या होती है ये? दोस्तों थोड़ा गौर कीजिएगा, ये टेक्निकल एनालिसिस है क्या, क्या चीज है ये जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं? दोस्तों किसी भी स्टॉक, इंडेक्स या फिर किसी भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट की करंट प्राइस बिहेवियर को देखकर उसकी पिछली यानी कि हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट से मैच करके उसके फ्यूचर के प्राइसेस को प्रेडिक्ट करना ही टेक्निकल एनालिसिस है। मींस करंटली आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है उसको आप उस स्टॉक के प्रीवियस बिहेवियर से मैच करके पता लगाने की कोशिश करते हैं फ्यूचर में इसका प्राइस क्या हो सकता है। और अपनी स्क्रीन पर होते हुई उन मूवमेंट्स को जब कोई भी एक एनालिस्ट ट्रैक कर रहा होता है तो उसका सिर्फ एक ही मोटिव रहता है दोस्तों कि कितनी अच्छी तरीके से, कितनी एक्यूरेसी से मैं इसके पास्ट बिहेवियर को करंट जो अभी चल रहा है उस बिहेवियर से मैच कर पाऊं। जितनी ये मैचिंग परफेक्ट होगी उतना ही उसके फ्यूचर के प्राइसेस को प्रेडिक्ट करना के लिए आसान होगा। यहाँ मैं एक चीज और ऐड कर देना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस हमेशा से ही इफ एंड देन का खेल रहा है। इफ एंड देन का मतलब दोस्तों अगर कोई एक इवेंट होगा तो वो दूसरे इवेंट को जन्म देगा। मतलब दोस्तों कि अगर ये प्राइस यहां से यहां तक जाएगा तो इसका नेक्स्ट लेवल ये हो सकता है। मींस जो भी मूवमेंट्स उस स्टॉक की या इंडेक्स की उस एनालिस्ट को दिख रही है उसी के बेस पर वो अपना डिसीजन लेगा। एक अच्छा एनालिस्ट वही है दोस्तों जो जब एनालिसिस करने के लिए अपनी सीट पर बैठता है तो अपने दिमाग में किसी तरह का कोई बायस रख के नहीं बैठता है। अगर वो उस स्टॉक की डायरेक्शन को पहले से ही डिसाइड करके बैठेगा तो वो एनालिसिस कर ही नहीं पाएगा। उसका केवल एक ही मोटिव होना चाहिए कि जो मुझे
मेरी स्क्रीन पर दिखेगा मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लूंगा। दोस्तों इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। अभी मान लेते हैं आप जहां भी रहते हैं वहां पर बहुत खिली हुई धूप निकली हुई है और मौसम बहुत साफ है, और मैं आपसे पूछूं कि अभी बारिश आने के क्या चांसेस लगते हैं आपको, तो आप साफ मना कर देंगे नहीं, बारिश आने का कोई चांस नहीं है, धूप बहुत अच्छी है, मौसम बहुत बढ़िया है। अब कुछ देर बाद ही अगर आपको आसमान में बादल काले होते हुए नजर आए, तब मैं आपसे पूछूं अब आप बताइए आपको बारिश आने के कितने चांसेस लग रहे हैं, तब आप बोलेंगे हाँ मुझे अब ऐसा लगता है कि बारिश आ सकती है। और उसके कुछ देर बाद ही दोस्तों अगर आपको उन काले बादलों के साथ बिजली भी चमकती नजर आए और ठीक वैसा ही मौसम बन जाए जो कि बारिश से जस्ट पहले होता है, और फिर आपसे पूछा जाए अब आप बताइए बारिश आने के कितने चांसेस हैं, तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों? आप यही बोलेंगे ना कि हाँ बिल्कुल बारिश तो आने ही वाली है। इस पूरे सिनेरियो में मैं आपको दोष नहीं दे सकता कि अभी कुछ देर पहले आपने बिल्कुल मना कर दिया था कि बारिश नहीं आएगी और अब आप कह रहे हैं कि बारिश कभी भी आ सकती है, बिकॉज पहले कंडीशंस थी ही नहीं बारिश आने की और अब कंडीशंस ऐसी बन चुकी हैं कि बारिश कभी भी आ सकती है। ठीक ऐसी ही सोच, ऐसी ही मानसिकता लेकर कोई भी टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए बैठता है तो उसको अपने स्क्रीन पर होते हुए चेंजेस को रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर वो जिद पकड़ लेगा नहीं मुझे तो आज मार्केट बाय या सेल ही लग रही है और वही होना चाहिए, तो उसकी एनालिसिस को फेल होते हुए टाइम नहीं लगेगा। और यही चीज दोस्तों मैं आपको भी समझाता हूं, अगर मार्केट के सामने जिद करके बैठ जाएंगे कि मुझे तो यही लेवल चाहिए, तो मार्केट आपको आपकी औकात दिखाने में 2 मिनट नहीं लगाएगी। मैं मेरे लर्निंग प्रोग्राम में भी स्टूडेंट्स और ट्रेडर्स को यही समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि अगर आप चार्ट्स को नए तरीके से, नए नजरिए से देखना स्टार्ट करेंगे और रिजल्ट्स भी आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे। अब तक जो ट्रेडिंग के पीएनएल्स आप अपनी स्क्रीन पर रेगुलर देख रहे थे, उन पीएनएल्स को अपनी स्क्रीन पर लाल से हरा कंसिस्टेंटली होना देखना चाहते हैं तो आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी चार्ट्स पर, और ये सोच अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि जहां मैं सोच रहा हूं मार्केट वही जाएगी। और यही इफ एंड व्हेन का गेम अगर कोई भी ट्रेडर समझ लेता है, उसको एक अच्छा एनालिस्ट बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, बिकॉज एक अच्छे ट्रेडर को एक अच्छा एनालिस्ट होना बहुत जरूरी है। और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है दोस्तों, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको फोकस करना होता है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको इग्नोर करना होता है, और किन चीजों पर फोकस करना है और किन चीजों को इग्नोर करना है, और सारा गेम दोस्तों इसी का है। तो आते हैं दोस्तों उस सवाल पर जो ट्रेडर्स ने मेरे से आज मैसेजेस और कॉल्स के थ्रू पूछा, सर मार्केट आपको क्या लग रही है यहाँ से? जिस तरह का पुल बैक आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दिखाया, क्या आपको ऐसा लगता है कि मार्केट अब नीचे के सभी लेवल्स को इग्नोर करके ऊपर के लेवल्स को दोबारा रिटेस्ट कर सकती है? और इन सब चीजों की क्लैरिटी मैंने उनको देने की कोशिश की, और इन सब में से जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं या फिलहाल जो स्टूडेंट्स हैं उनको चार्ट्स में देखते ही वो सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, आई होप सो। और जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं भी हैं उनको भी जिस सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, आई होप वो भी अपने चार्ट्स में इन सब चीजों को देख पा रहे होंगे। और दोस्तों एक और कॉमन सवाल जो मुझसे रेगुलर पूछा जाता है वो ये है कि सर आप अपने चार्ट्स में जब कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स, कोई मूविंग एवरेज कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, इवन आप वॉल्यूम भी नहीं देखते, तो वो क्या चीज है जिनसे आपको कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, कमोडिटी हो, ये सब चीजें आप बिना किसी इंडिकेटर के और बिना किसी मूविंग एवरेज के सिर्फ कैंडलस्टिक्स देखकर कैसे प्रेडिक्ट कर पाते हैं? वो कौन सी कैंडल्स हैं जिनको हमको देखना चाहिए और वो कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जिनको हमको फॉलो या इग्नोर करना चाहिए? हालांकि दोस्तों उनकी क्यूरियोसिटी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी तक उन्होंने चार्ट्स को देखने का जो तरीका यूज किया है उसमें बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेजेस और वॉल्यूम्स, उन सबका बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन वो रोल दोस्तों अनफॉर्चुनेटली उनको लॉस कराने में ज्यादा रहा है बजाय प्रॉफिट के। और मैं ये बात सबको समझाता हूँ, चाहे वो मेरा स्टूडेंट है या नहीं है, कि जब आप अपने कैंडलस्टिक चार्ट्स को बिल्कुल नेकेड यानी कि बिना किसी इंडिकेटर और एवरेज के लगाए सिर्फ कैंडलस्टिक को देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको वो सब चीजें दिखाई देने लगेंगी चार्ट्स पर जो अभी तक आपसे छुपी हुई थी। और अगर हम बात करें दोस्तों कैंडल्स की और कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, तो दोस्तों पूरी एनालिसिस में, पूरे चार्ट्स में आपको 50 से ऊपर तरीके के कैंडल्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे ट्रेडर्स दोस्तों इन सभी कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रट्टा मारकर बड़ी बड़ी शीट्स के प्रिंटआउट्स निकालकर, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे लोग दिखाते हैं, ये देखिए सर मैंने एक बुक मंगाई है जिसमें कैंडलस्टिक के बहुत सारे पैटर्न्स हैं, इन सभी पैटर्न्स को मैं पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ और उसको फिर टेक्निकल
टेक्निकल एनालिसिस में यूज करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे दोस्तों अफसोस होता है ऐसे लोगों की सोच पर जो ये समझते हैं सारे चार्ट पैटर्न्स को रट्टा मारने के बाद वो मार्केट में प्रॉफिट कर लेंगे। फिर मैं उनसे दोस्तों ये पूछता हूँ कि आप इसमें से कितने पैटर्न्स रनिंग मार्केट में, जो मार्केट की वोलेटिलिटी आपके सामने रहती है, चार्ट्स आपके सामने रहते हैं और प्राइस आपके सामने ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है, तो इसमें से कितने पैटर्न्स याद रख पाते हैं? तो ज्यादातर लोगों ने मुझे ये जवाब दिया दोस्तों सर 3 या 4 से ऊपर याद नहीं रह पाते। तो क्या फायदा ऐसे 40 पैटर्न्स का जब 4 या 5 पैटर्न्स याद रहते हैं? दोस्तों कोई भी ह्यूमन माइंड इतने सारे पैटर्न्स को याद रखकर मार्केट में, रनिंग मार्केट में अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर है कि आफ्टर मार्केट बंद होने के बाद आप कितने ही पैटर्न्स उसमें ढूंढ लीजिए, आपको सब पैटर्न्स मिलेंगे। आपको वो एक एक चीज दिखेगी जिसने मार्केट को नीचे और ऊपर उठाया, वो सब चीज आप देखने लगेंगे। और रनिंग मार्केट में इन सभी पैटर्न्स को एक साथ देख पाना, दिस इज दोस्तों नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इसीलिए दोस्तों मेरा फोकस रहता है सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसी कैंडलस्टिक्स जिनको आप मार्केट आवर्स में इजीली ट्रैक कर सकते हैं और उनका यूज करके, उनको अप्लाई करके अपने प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। और यही एक बात मैं अपने पूरे लर्निंग प्रोग्राम में बताता हूँ। बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं चाहिए, जो चीज इसमें काम करती है, जो मोस्टली आपको देखने को मिलती है डेली बेसिस पर, आप उस पर काम कीजिए। और वो कौन सी 4 कैंडल्स हैं जो मैं अपने लर्निंग प्रोग्राम्स में बताता हूँ, जिनको जान लेना ही आपकी डेली एनालिसिस के लिए काफी है। देखिए दोस्तों, आप हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एंगल्फिंग एंड बेयरिश एंगल्फिंग, इन 2 कैंडलस्टिक्स को और ये 2 पैटर्न्स को, इन 4 चीजों को अगर आप अपने चार्ट्स में स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे इनके ऊपर, तो आपको जो रिजल्ट्स दिखाई देंगे वो पहले से कई बेहतर होंगे। अब इसको एक बार चेक तो कीजिए। 80% ट्रेडर्स को, जो स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरे पास सीखने आते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि ये हैमर अगर है, उसको आइडेंटिफाई तो सही कर लेते हैं, बट वो हैमर बननी कहाँ चाहिए, कहाँ पर होनी चाहिए, वो इन्वर्टेड हैमर जो काम करेगी। इन्वर्टेड हैमर को आइडेंटिफाई करना तो बहुत आसान होता है दोस्तों। हैमर को आइडेंटिफाई तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन 80% ट्रेडर्स को यही नहीं पता होता कि हैमर बननी कहाँ चाहिए जो आपका काम करेंगी, शूटिंग स्टार कहाँ बनना चाहिए जो कि आपके काम आ सकता है। इसी तरह से कैंडलस्टिक्स को पहचान लेना ही सिर्फ एनालिसिस नहीं है कि शूटिंग स्टार बना और उसके लो से सेल कर दिया, और हैमर बनी और उसके हाई से बाई कर दिया और उम्मीद करने लगे कि ये तो हैमर है, इसका स्टॉप लॉस तो आएगा नहीं, या शूटिंग स्टार है, इसका स्टॉप लॉस तो आएगा नहीं। ऐसे काम नहीं करती है मार्केट। हैमर और शूटिंग स्टार को सही जगह आइडेंटिफाई करना ही इनका सही इस्तेमाल है। और बुलिश एंगल्फिंग और बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न्स को जब आप चार्ट्स पर समझते हैं, चार्ट्स पर आइडेंटिफाई करते हैं, तो उनकी पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पर बनी है, सपोर्ट्स पर है या रेजिस्टेंसेस पर है, क्या ये मार्केट रिट्रेसमेंट्स पर बनी है या कंटिन्यूएशन पे बनी है, ये सब चीजें पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। और यही 2 एक कैंडल्स और यही 2 एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यानी कि ये 4 चीजें अगर आपने सही से समझना, सही से आइडेंटिफाई करना और इनकी पोजीशन को सही पकड़ना आपने समझ लिया, तो आपकी आधी स्टडी तो वैसे ही फिनिश हो गई। और अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे वोलेटाइल इंडाइसेस में काम करते हैं, तो आपको ये सब चीजें पकड़ना बहुत जरूरी है। जिस जगह पर ये चीजें बननी चाहिए, अगर आपने वो प्लेस गलत आइडेंटिफाई कर लिया, तो जिस प्रॉफिट की आप इनसे उम्मीद कर रहे थे, वो प्रॉफिट की जगह ये आपको लॉस ही देगी। और ये बात दोस्तों मैं अपने लर्निंग प्रोग्राम में भी समझाता हूं। कोई भी कैंडल या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अपनी 3 प्रॉपर्टीज की वजह से काम करता है आपके लिए। पहला उसका कलर, दूसरा उसकी शेप और तीसरी उसकी पोजीशन। कलर यानी कि हैमर, उसका कलर ग्रीन है, इन्वर्टेड हैमर उसका कलर रेड है, और बुलिश एंगल्फिंग यानी कि एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल से पहले एक रेड कलर की छोटी कैंडल। बेयरिश एंगल्फिंग अपोजिट ऑफ बुलिश एंगल्फिंग, यानी कि एक बहुत बड़ी रेड कैंडल से पहले एक छोटी सी ग्रीन कैंडल। ये दोनों कैंडल्स और ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स और ये 3 प्रॉपर्टीज आपने सही से आइडेंटिफाई कर ली, तो आप इन चारों से ही काफी अच्छा पैसा बना पाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो वो 3 प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों जिसकी बात कर रहे थे हम? कलर, शेप एंड पोजीशन। तीनों प्रॉपर्टीज में से अगर एक भी प्रॉपर्टी उस कैंडल या कैंडलस्टिक पैटर्न में मिसिंग है, तो समझ लीजिए वो चीज आपको काम नहीं देगी। फॉर एग्जांपल, अगर हैमर ग्रीन कलर की है, उसकी शेप भी जो आपको चाहिए वो होनी चाहिए। शेप से मतलब दोस्तों उसकी जो नीचे की टेल है वो एटलीस्ट उसकी बॉडी से 2 टाइम्स होनी चाहिए। और उसकी पोजीशन यानी कि वो कहां बनी है, वो सपोर्ट्स के आसपास बनी है कि नहीं, तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी मिसिंग है तो आप उसमें ट्रेड मत कीजिए। अपनी टेक्निकल एनालिसिस की स्टार्टिंग की जर्नी के लिए आप इन चीजों पर फोकस कीजिए। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको आपकी एनालिसिस की जर्नी में एज अ बिगिनर आपको और स्ट्रांग बनाएंगी।
और आपको किसी रेजिस्टेंस एरिया के पास में, यानी कि जहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है, अगर वहीं पर जाकर प्राइस एक बार दोबारा किसी शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर से, वहां पर जाकर प्राइस किसी इन्वर्टेड हैमर जिसे शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, उससे अगर प्राइस रिजेक्शन आ रहा है तो उसका लो टूटने के बाद आपको उस प्राइस के गिरने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ठीक उसी तरह से सपोर्ट एरिया से मिली हुई हैमर का हाई टूटते ही वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाती है। अभी एज ए बिगिनर आप इन चारों चीजों को प्रैक्टिस कीजिए अपने चार्ट्स पर रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस से दोस्तों मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप अगर दिन में 24 घंटे में से केवल 2 घंटे अपनी स्टडी को देंगे, केवल 2 या 3 महीने बाद आप अपने ट्रेडिंग कैरियर को नई हाइट पर देखेंगे। और ऐसा होते हुए दोस्तों मैंने कई लोगों के साथ देखा है, पर चाहिए होती है थोड़ी सी डिवोशन और बहुत सारी प्रैक्टिस। रोज के 2 घंटे की प्रैक्टिस 3 महीने तक, यानी कि 90 दिनों तक 2 घंटा रोज, यानी कि 180 घंटा अगर आपने चार्ट्स पे किसी एक इंडेक्स को, चाहे निफ्टी को पकड़ लीजिए या बैंक निफ्टी को पकड़ लीजिए या किसी एक स्टॉक पकड़ लीजिए, अगर आप किसी स्टॉक के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं या उनके ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं मंथली एक्सपायरी में, तो वो भी बहुत बढ़िया है। किसी एक स्टॉक या इंडेक्स को पकड़ लीजिए और ये 180 घंटे मेरे कहने से एक बार उस स्टॉक को दीजिए या इंडेक्स को दीजिए। और सबसे पहली शर्त ये है कि उस चार्ट पर आपको कोई टेक्निकल इंडिकेटर और मूविंग एवरेज नहीं लगाना है। शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वो कंफ्यूजन क्लियर होता रहेगा। उन चीजों को आप नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। अपने ऑब्जर्वेशन को डॉक्यूमेंट करने की आदत डालिए। आपकी रीडिंग और ऑब्जर्वेशन जितना ज्यादा डॉक्यूमेंटेड रहेंगे, लिखे हुए रहेंगे, वो आपको आगे जाकर उतना ही हेल्प करेंगे। और इन कैंडलस्टिक्स और कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स के साथ साथ आप सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए। वो स्टॉक या इंडेक्स पर्टिकुलर जिस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सपोर्ट्स पर आने पर कैसे रिएक्ट करता है, रेजिस्टेंस पर जाने पर कैसे रिएक्ट करता है, क्या होता है उसके साथ, क्या चेंज आता है उसके प्राइस में जब वो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को टच करता है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ आपकी स्टडी के साथ साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ट्रेडिंग में, उसको कहते हैं माइंडसेट, यानी कि आपके इमोशंस आपके कितने कंट्रोल में है और कितने नहीं। अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है ट्रेडिंग करते हुए, तो आपकी सीखी हुई सारी एनालिसिस, सारी नॉलेज बेकार हो जाएगी। और इंट्राडे ट्रेडिंग में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग में होती हुई फास्ट मूवमेंट्स को आपका माइंड किस तरह से रीड करता है और उसको किस तरह से एनालाइज करता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये कहूंगा इंट्राडे ट्रेडिंग में आपकी नॉलेज सिर्फ 20% रोल प्ले करती है और 80% रोल आपका माइंड प्ले करता है। इसीलिए आपके दिमाग पर आपका कंट्रोल इंट्राडे ट्रेडिंग करते हुए जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो 2 ही तरह के इमोशंस आपको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। पहला ग्रीड और दूसरा फियर, यानी कि लालच और डर। ये दोनों इमोशंस अपना अपना रोल प्ले करते हुए आपको दोनों तरफ से ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। और आपने जिस दिन इन दोनों इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया सेल्फ डिसिप्लिन और प्रैक्टिस से, तो आपका सीखा हुआ सारा ज्ञान, सारी नॉलेज आपके 100% काम आएगी। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई एनालिसिस सीखते हैं, चार्ट रीडिंग सीखते हैं, तो उसके बाद आप उसको स्टडी करते हैं आफ्टर मार्केट में। आफ्टर मार्केट में एनालिसिस बहुत आसान होती है, वहां पे सब चीजें क्लियर दिख रही होती हैं। यहाँ से बाय होगा, हैमर सपोर्ट्स पे बनी है तो यहाँ से बाय करके ऊपर के टारगेट्स आए हैं, और ऊपर से शूटिंग स्टार बना है रेजिस्टेंस एरिया से, तो वो उस मार्केट को नीचे ले गए, देखो यहाँ भी टारगेट आ गया। तो ये सब चीजें बहुत इजी होती हैं आफ्टर मार्केट में, बिकॉज बंद मार्केट में आपके इमोशंस बिल्कुल बंद होते हैं। वहां होती है सिर्फ कैंडल्स, और वहां पे जो चार्ट्स होते हैं उनका बटन स्विच ऑफ होता है। उस स्विच ऑफ वाले बटन पर वो आपको रिजल्ट्स तो जरूर दिखाएगी और प्रैक्टिस करनी भी चाहिए, लेकिन आपकी असली परीक्षा तब स्टार्ट होती है जब वो चार्ट का स्विच अगले दिन 9:15 बजे ऑन होता है, और तब वही हैमर जो पिछले दिन आफ्टर मार्केट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही थी, वही हैमर लाइव मार्केट में आपको डराएगी, बाय करूं या नहीं करूं, कहीं नीचे तो नहीं गिर जाएगा स्टॉक, इस शूटिंग स्टार से मैं सेल करूं या नहीं करूं, ऐसा तो नहीं कि इसका स्टॉप लॉस आ जाएगा। और आप डरते डरते अगर बाय या सेल करेंगे भी, थोड़ा सा मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाते ही आपका विश्वास आपकी एनालिसिस पे, आपकी स्टडी पर डगमगाने लगेगा। दोस्तों, मेन स्विच ऑफ करके बिजली की तारों से खेलना तो बहुत आसान है, बट असली इलेक्ट्रिशियन तो वही है जो स्विच ऑन में बिजली की तारों में दौड़ते हुए करंट के बीच में उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। अगर वो काम करते हुए उसके दिमाग में भी अगर डर हावी हो गया तो उसको करंट जरूर लगेगा। बहुत से लोग बताते हैं मुझे, सर इतना कुछ स्टडी करने के बाद पेपर ट्रेडिंग करते हैं, तो पेपर ट्रेडिंग करते हुए जो रिजल्ट्स आते हैं बहुत ही बढ़िया आते हैं, एक्सीलेंट रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि वहां सब समझ में आ जाती है कि जो हमने सीखा था वैसा ही हो रहा है मार्केट में।
लेकिन सर जब ये चीजें हम लाइव मार्केट में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट सेम नहीं होते। क्या हो जाता है लाइव मार्केट में? भैया और कुछ नहीं हो रहा है, मार्केट वही थी, सब कुछ वही था, जो सीखा था सब कुछ वही हो रहा है, जैसे जैसे जो चीजें आपने सीखी थी वो सब हो रही है मार्केट में। बट पेपर ट्रेडिंग के टाइम पर आप अपना पैसा लगाकर नहीं बैठे थे, वहां पे कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं थे, ना डर था ना लालच था। अगर पेपर ट्रेडिंग से ही काम चलता दोस्तों तो पेपर ट्रेडिंग करते करते तो हर आदमी करोड़पति बन जाता। आपने भी अपनी डायरी में या नोटबुक में कभी पेपर ट्रेडिंग के रिजल्ट्स लिखे होंगे, करोड़ों रुपए बना होगा उसके अंदर, और धीरे धीरे हिसाब लगाते लगाते आपने भी सोचा होगा कि हाँ 1 साल में इतने लाख और 2 साल में इतने लाख और 5 साल में इतने करोड़। ये सब चीजें आफ्टर मार्केट में विदाउट एनी इमोशंस करनी बहुत आसान होती है दोस्तों, लेकिन असली गेम तब शुरू होती है जब आप लाइव मार्केट में आप उतरते हैं, तब आपकी असली परीक्षा आपके माइंड को कंट्रोल करने से स्टार्ट होती है। और दोस्तों क्या आपको मालूम है, फियर इज द मोर डोमिनेंट इमोशन देन ग्रीड। जो आपका डर है वो आपके लालच से ज्यादा पावरफुल है, और यही एक कारण है दोस्तों कि मार्केट कहते हैं ना सीढ़ियों का रास्ता लेकर ऊपर जाती है, जब नीचे उतरती है तो लिफ्ट से उतरती है। ऐसा क्यों है दोस्तों? ट्रेडर्स के मन में जो डर है वही डर मार्केट को बहुत तेजी से नीचे गिराता है। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि पैसा खोने का डर पैसा कमाने के लालच से ज्यादा बड़ा होता है। और यही एक कारण है दोस्तों, जब मार्केट में सेलिंग स्टार्ट होती है तो बहुत जल्दी से स्टॉक या इंडाइसेस नीचे आना स्टार्ट करते हैं। और ये दोस्तों एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब भी आप किसी मुश्किल परिस्थिति में फंसते हैं तो आपका माइंड उस परिस्थिति से लड़ने की बजाय अपना एक एस्केप रूट ढूंढने की कोशिश करता है, कैसे इससे बचा जाए। और यही एक कारण है दोस्तों कि पूरा सेटअप समझने के बाद, पूरी एनालिसिस, पूरी नॉलेज लेने के बाद आपका स्टॉक या इंडेक्स थोड़ा सा भी आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करता है तो आपका एक सडन रिएक्शन यही होता है कि जितनी जल्दी हो सके इस लॉस से बाहर निकले। अगला कोई ट्रेड मिलेगा तो दोबारा कर लेंगे, बट फटाफट से इससे बाहर निकले। और जब आप एग्जिट होते हैं अपने ट्रेड से, मार्केट वहां से पलटती है और आपका टारगेट अचीव होता है। और हर रोज की तरह आप अपने आप को और अपने माइंड को गालियां देते हुए सिर्फ यही वादा करते हैं कि आज के बाद अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा और ये गलती नहीं करूंगा। देखिए दोस्तों, गलत दिशा में ली हुई एंट्री से आप जितनी जल्दी बाहर निकलेंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन सही जगह पे एंट्री अगर आपने की है, मार्केट आपको हमेशा चेक करेगी कि आपके अंदर कितनी पेशेंस और कितना कन्विक्शन है अपने सेटअप को लेकर। अगर आपकी एंट्री बिल्कुल सही है, आपका सेटअप जो आपने सीखा है, समझा है, बैक टेस्टिंग की है या पेपर ट्रेड किया है, अगर उसी हिसाब से आपने अपने सेटअप पे एंट्री ली है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका एक वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस होना चाहिए और एक वेल डिफाइंड टारगेट होना चाहिए। उस स्टॉप लॉस और टारगेट से पहले जो भी चीज मार्केट में हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशन से खेलने के लिए हो रही है। आपको टेस्ट कर रही है मार्केट कि ये आदमी कितना रुक सकता है मार्केट में। दोस्तों बहुत से ट्रेडर्स मेरे से पूछते हैं तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे किया जाए अपने माइंड को कंट्रोल। सब कुछ जानते बूझते भी सब कुछ पता है, मार्केट कहां से ऊपर जाएगी कहां से नीचे गिरेगी सब कुछ मालूम है, बट फिर भी 3:30 बजते बजते पीएनएल रेड के हो जाता है। और इसकी बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे माइंड हैक्स हैं। आप इन चीजों को अगर फॉलो कर लेंगे तो आप देखिएगा आपके रिजल्ट्स काफी बेटर होना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहली ट्रिक दोस्तों, आपका पोजीशन साइज। अगर आपकी कैपेसिटी 1 लाख रुपए से ट्रेड करने की है तो आप 5,000 से ट्रेड करके देखिए। दोस्तों डर हमेशा शेर से लगेगा, चूहे से नहीं। अगर आपकी कैपिटल 1 लाख की है तो 25,000 या 50,000 खोने से डर लगेगा, 2 या 3,000 या 5,000 खोने से आपको डर नहीं लगेगा। और जब तक ये डर दिमाग से निकल नहीं जाता, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो जाता, तब तक आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। क्वांटिटी उतनी छोटी होनी चाहिए जिसका अगर स्टॉप लॉस अगर आ जाए तो उससे आपको कुछ फर्क ना पड़े। 50,000 के कैपिटल पर अगर आपका लॉस 20 या 25,000 का है, वो पीएनएल आपको डराएगा ही। और उसके अगेंस्ट अगर आपका पीएनएल 2 या 3,000 का लॉस का है, आपको उसमें उतना डर नहीं लगेगा, आप वेट कर सकेंगे, आप अपने टारगेट का भी आराम से वेट कर सकेंगे और रिलैक्स रहेंगे। और ऐसा आप तब तक करिए केवल जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो जाता कि हाँ मेरा सेटअप ठीक है, मेरे लगाए हुए टारगेट्स आते हैं। और धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना स्टार्ट कीजिए, तब तक आप कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप कर चुके होंगे और कुछ पैसा भी कमा चुके होंगे। जब ये स्टेप 1 आप अचीव कर लेंगे, उसके बाद दूसरी ट्रिक मैं आपको बताता हूं दोस्तों। दूसरी ट्रिक ये है कि आप जब भी कोई ट्रेड लें, चाहे वो बाय का हो या सेल का हो, अपना पीएनएल देखना बंद कर दें। अपना प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है ये भूल जाए और उसको देखें ही नहीं। आप सिर्फ चार्ट्स पर फोकस करें या सिर्फ प्राइस पर फोकस करें। मैंने 500 की कोई चीज खरीदी है, उसका स्टॉप लॉस मैंने 480 और टारगेट 540 लगाया है, तो अभी क्या प्राइस चल रहा है और चार्ट्स क्या बता रहे हैं, क्या चार्ट से वेरीफाई कर पा रहे हैं कि मेरा ट्रेड ठीक है। बस आप इन चीजों पे फोकस कीजिए, अपना पीएनएल देखना बंद कर दीजिए। क्योंकि चलती मार्केट में दोस्तों आपको पीएनएल हमेशा हरा नहीं मिलेगा, पीएनएल लाल से हरा और हरे से लाल होगा। और यही चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है मार्केट में।
इसलिए ऐसा करके देखिए, आप बहुत रिलैक्स रहेंगे। वो कहते हैं ना, डू योर बेस्ट एंड लेट मार्केट डू द रेस्ट। आप अपना काम कर चुके हैं, ट्रेड लेकर स्टॉप लॉस भी लगा चुके हैं, टारगेट भी लगा चुके हैं, अब मार्केट को अपना काम करने दीजिए। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, और ये ट्रिक आपको कहीं भी देखने या सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये आजमाया हुआ तरीका है। जितने भी ट्रेडर्स को ये ट्रिक बताता हूँ, मोस्टली ट्रेडर्स पर ये ट्रिक जरूर काम करती है। अगली बार जब भी कोई ट्रेड लें तो अपने चार्ट्स को देखते हुए उन चार्ट्स में कैंडलस्टिक्स के कलर्स को रेड और ग्रीन की जगह सेम कलर कर दें, ब्लैक कलर कर दें या कोई और ऐसा कलर कर दें जो न्यूट्रल है, दोनों का कलर सेम कर दें। बिकॉज आपने कोई ट्रेड बाय में लिया है तो रेड कैंडल आपको डराएगी ही, और आपने कोई चीज सेल की है तो ग्रीन कैंडल से आपको डर लगेगा ही। और ट्रेड लेने के बाद आपको रेड या ग्रीन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ प्राइस देखना है कि प्राइस कहां जा रहा है। प्राइस की मूवमेंट तो आप एक न्यूट्रल कलर के कैंडल से भी देख सकते हैं। प्राइस की मूवमेंट रेड और ग्रीन कलर की कैंडल नहीं बताने वाली है, प्राइस खुद बता देगा कहां जा रहा है। ये तीसरी ट्रिक आप लगा के देखिए, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे चार्ट्स को देखते हुए। और ये तीनों माइंड हैक्स आप जब अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आपका माइंड वो सारी गेम नहीं खेल पा रहा आपके साथ जो पहले खेला करता था। तो ठीक है दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज और साथ में माइंड का कंट्रोल, ये दोनों ही चीजें कंबाइन करके अगर कोई भी ट्रेड करेंगे तो इसके रिजल्ट्स प्रीवियस रिजल्ट से आपको बेटर ही मिलेंगे। और ये मेरा कमिटमेंट है दोस्तों कि जब भी इस प्रैक्टिस को करते हुए आप कहीं भी फंसते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम आती है, आप सबके पास इस वीडियो के थ्रू मेरा मोबाइल नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जरूर है, क्योंकि हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रहता है। किसी भी तरह का कोई सपोर्ट चार्ट्स को पढ़ने में अगर आपको चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आप कभी भी मुझे कॉल या मैसेज करके चीजों को क्लियर कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों आपकी हेल्प करने में, बिकॉज आई वांट एवरी ट्रेडर इन दिस कंट्री टू स्टॉप मेकिंग लॉसेस एंड स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट्स। यही एक मिशन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की आफ्टर मार्केट एनालिसिस की। फ्राइडे को कौन कौन से लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी दिखा सकती है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, कैंडलस्टिक्स के जिन पोजीशंस की मैं आपसे बात कर रहा था, मैं उन पोजीशंस को निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स में आपको दिखाकर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी ने आज मॉर्निंग में ऊपर जाते हुए 11 बजे के आसपास दिस वन, ये कैंडल, जिस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा, ये एक शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर, कुछ भी कह सकते हैं इसको। ये इन्वर्टेड हैमर एक ऐसी जगह पे बना था दोस्तों कि जो कि प्रीवियस डेटा को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यहां से एक रेजिस्टेंस ले सकती है बैंक निफ्टी। वो ऐसा क्यों लग रहा था, देखिए दोस्तों, उसका एक सिंपल सा रीजन था। पास्ट में जाकर यहाँ पर ये जो सपोर्ट लेवल्स थे, ये वाले सपोर्ट लेवल, इन सपोर्ट लेवल्स की रेजिस्टेंस लेने के बाद बैंक निफ्टी कुछ टाइम पास कर रही थी वहां पर, और जैसे ही इस शूटिंग स्टार ने अपना काम करना स्टार्ट किया, बैंक निफ्टी वहां से गिरते गिरते अपने लो यानी कि 39,662 को टच किया बैंक निफ्टी ने। यानी कि इस शूटिंग स्टार ने इतनी करेक्ट जगह पे बनी हुई थी, इस शूटिंग स्टार ने बैंक निफ्टी में करीब हमको आज 150 पॉइंट दिए। इसे कहते हैं दोस्तों शूटिंग स्टार, या कोई भी कैंडल अगर अपनी सही पोजीशन पर बनती है तो उसको आइडेंटिफाई करना कैंडल को आइडेंटिफाई करने से ज्यादा जरूरी होता है। ठीक इसी तरह से बात कर लेते हैं हैमर की। ये देखिए दोस्तों, ये जो हैमर, जिस हैमर की मैं बात कर रहा हूं, ये कितनी परफेक्ट जगह पे बनी है, जो कि पिछले सपोर्ट लेवल्स थे ये वाले, दिस वन, ये सपोर्ट लेवल्स के पास में ऊपर जाती हुई बैंक निफ्टी में इस हैमर ने शो कर दिया अब ये प्राइस इस हैमर के लो के नीचे नहीं गिर पाएगा, बिकॉज इसकी शेप, इसका कलर और इसकी प्लेसमेंट इतनी बढ़िया तरीके से फॉर्म हुई थी। इसके बाद बैंक निफ्टी ने ऊपर ही जाना था, और इसी सपोर्ट के आसपास दोस्तों बैंक निफ्टी ने 17 मार्च को इस कैंडल की फॉर्मेशन दी थी। इस कैंडल ने भी बैंक निफ्टी को बहुत अच्छा एक रिट्रेसमेंट दिया, और इसका लो बिना टूटे बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। देखिए दोस्तों, शूटिंग स्टार की एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट का एक एग्जांपल ये भी है। देखिए दोस्तों, इस शूटिंग स्टार ने इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया था पहले जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इस सपोर्ट को, इस प्रीवियस सपोर्ट को रेजिस्टेंस की तरह चेक करने के बाद इस इन्वर्टेड हैमर ने बता दिया था कि अब नीचे के लेवल्स काफी डीप डाउन दिख सकते हैं, और अगर इसके हाई का भी एक स्टॉप लॉस लेके रखा जाता तो अपने को रिस्क रिवॉर्ड बहुत शानदार तरीके से मिला है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, एक बार एनालिसिस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और शुरुआत करते हैं हम लोग निफ्टी से। ये देखिए दोस्तों, निफ्टी में ये 1 घंटे का चार्ट आपको साफ साफ बता रहा है कि निफ्टी ने इस प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आज एक बहुत शानदार ऊपर की मूवमेंट दी है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद, उसके बाद इस रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेक किया और इसके ऊपर की क्लोजिंग
क्लोजिंग दी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि अगर आपको निफ्टी यहाँ से बुलिश लग रही है तो मैं आपके साथ नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को भी निफ्टी तब तक बुलिश नहीं लगेगी जब तक मैं इस लेवल के ऊपर यानी कि 17,225 230 के ऊपर निफ्टी को डेली बेसिस पर क्लोजिंग में नहीं देख लेता। इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग अगर मुझे किसी दिन भी निफ्टी में मिलती है और उसका हाई नेक्स्ट डे टूट जाता है तो मैं निफ्टी में फिर से बुलिश हो जाऊंगा, उससे पहले बिल्कुल नहीं। ये लेवल दोस्तों याद रखिएगा, 17,200 225 के ऊपर की क्लोजिंग देना निफ्टी के लिए बहुत जरूरी है अगर इसने ऊपर के और लेवल्स टेस्ट करने हैं तो। नेक्स्ट प्रोबेबल सीन क्या हो सकता है निफ्टी के लिए दोस्तों, मैं वो भी एक बार आपको दिखा देता हूं। निफ्टी का ये जो लेवल है दिस वन, ये बहुत अच्छी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हो सकती है जो कि 17,140 150 के आसपास है। 17,140 50 के आसपास पे निफ्टी अगर वहां से पॉज लेती है और वहां से नीचे गिरना स्टार्ट करती है तो हो सकता है दोस्तों फिर आपको नीचे के लेवल्स यानी कि पहला लेवल 17,097 या 17,100 के आसपास निफ्टी दिखा सकती है। उसी तरह से ट्रेड कीजिएगा दोस्तों निफ्टी को। और निफ्टी अगर आपको गैप डाउन मिलती है फ्राइडे को यानी कि 17,100 के नीचे अगर कोई कैंडल आपको इन्वर्टेड हैमर या कोई भी अच्छी बेयरिश कैंडल आपको अगर 17,100 के नीचे ट्रैक करना स्टार्ट करती है निफ्टी उस कैंडल से, तो आप फिर से उसको नीचे के जो सपोर्ट लेवल्स हैं इसके 17,050 का एक नेक्स्ट लेवल है सपोर्ट का, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। और अगर निफ्टी आपको गैप अप खुलती दिखे तो गैप अप खुलने के बाद इस लेवल का जरूर ध्यान रखिएगा, 17,200 225 के आसपास के लेवल्स निफ्टी आपको एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर 17,150 140 के ऊपर निफ्टी खुलती है तो आपको इन लेवल्स को ध्यान में रखना है, 17,200 225 के आसपास का। तो इस तरह से ट्रेड कीजिएगा निफ्टी में। और चलिए बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। ठीक इसी तरह से दोस्तों बैंक निफ्टी को भी मैं तब तक बुलिश नहीं समझूंगा जब तक बैंक निफ्टी 40,200 के ऊपर मुझे डेली बेसिस पर एक कैंडल क्लोज ना मिल जाए। अगर ये बैंक निफ्टी 40,200 के ऊपर किसी दिन भी क्लोज हो जाती है और नेक्स्ट डे उसका हाई टूट जाता है, उसके बाद से मैं इसको बुलिश समझूंगा और उसके बाद के नेक्स्ट लेवल हम तब डिस्कस करेंगे जब बैंक निफ्टी ये काम कर लेगी, उससे पहले नहीं। और बैंक निफ्टी दोस्तों अगर आपको फ्राइडे को थोड़ा सा गैप डाउन दिखती है तो गैप डाउन के बाद उसको तब तक सेल मत कीजिएगा जब तक आपको 39,870 के नीचे कोई कैंडल आपको बेरिश ना दिख जाए और उसका लो ना टूट जाए। फिर आपको नेक्स्ट लेवल नीचे के 39,685 के आसपास के देखने को मिल सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी इसके अपोजिट आपको गैप अप खुलते हुए दिखती है तो आपको इस लेवल का जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल है। 40,190 40,200 इसके बाद 40,330 और 40,330 को टच करने का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि ये बुलिश है कि जैसा कि मैंने बताया 40,200 के ऊपर की क्लोजिंग मुझे डेली की कैंडल पे चाहिए तभी मैं इसको बुलिश मानूंगा, उससे पहले नहीं। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह से ट्रेड कीजिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।